हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का। और ये जो मेथड है हमारा वो है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, और उसके अंदर का एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल वह है आपका ऑटोक्लेव, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। तो आज का ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो अगर आप रियल स्टूडेंट हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक एग्जांपल और लाइव डेमो के साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वरना अगर आपकी इच्छा हो तो अभी से इसको स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर ऑटोक्लेव के इंपॉर्टेंस, देयर पार्ट्स, देयर फंक्शन, देयर प्रिंसिपल, देयर सिमिलैरिटीज तक के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑटोक्लेव को क्लासिफाई करना चाहें कि ये कौन से स्टेरिलाइजेशन के टाइप और कौन से सब टाइप को बिलोंग करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक लाइन में इसको हम कवर कर सकते हैं। यह है स्टेरिलाइजेशन एक एग्जांपल है आपके फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का। फिजिकल के अंदर भी बहुत सारे सब टाइप होते हैं, तो उसके अंदर ये एग्जांपल है आपकी हीट स्टेरिलाइजेशन का। और हीट के अंदर भी अगर हमने इसको बाइफरगेट करना सीखा है तो दो मेन क्लासेस होते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो ये एग्जांपल है आपके मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का। कहानी यहां तक नहीं रुकती है, कहानी अब और आगे बढ़ेगी कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर भी तीन सब क्लासेस हैं। पहला होता है स्टेरिलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टेरिलाइजेशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा होता है स्टेरिलाइजेशन अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो एग्जांपल है ऑटोक्लेव का वो उसी मॉइस्ट हीट के अंदर ऐसे एग्जांपल सब क्लास को बिलोंग करता है जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की कंडीशन में टेंपरेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, और वहां पे टेंपरेचर और प्रेशर दोनों मिलकर के हमारे दिए गए ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज करें, उसमें से प्रेजेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली एब्सोल्यूट तरीके से रिमूव करें। ये हमारे ऑटोक्लेव का सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर आप ऑटोक्लेव के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने किसी भी रूम में जहां पे आप ये बैठकर वीडियो देख रहे हैं वहां से किचन में जाने की आवश्यकता है। किचन में जाइएगा, अपने घर में जो प्रेशर कुकर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए उसे उठा करके ले आइए, साथ में रखिए और साथ में वीडियो के साथ साथ चलते रहिए उस प्रेशर कुकर के साथ में। अगर आपने कभी खाना बनाया है, चाहे चावल ही क्यों ना पकाया हो, तो आपको हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप ऑटोक्लेव का बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। क्या सिमिलैरिटी होती है हमारे ऑटोक्लेव की घर में यूज किए जाने वाले प्रेशर कुकर से, क्या क्या पार्ट ऐसे हैं जो दोनों के सेम है और दोनों का फंक्शन सेम है, ये भी आप इसी वीडियो में वीडियो के अंदर वीडियो के रूप में देखेंगे, तो पूरा बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल का। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है और बहुत कॉमन सा प्रिंसिपल है जिसको हमने कई बार रिपीट किया होगा, लेकिन पहले इस प्रिंसिपल को थ्योरी के फॉर्म में समझते हैं, फिर डेमो के फॉर्म में मूव करेंगे। पहला जो प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि पहला कंडीशन की वो हीट को सह सकता हो, दूसरा कंडीशन की मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना होते हुए हो, ऐसे ऑब्जेक्ट में से अगर हम किसी दिए गए माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर वो है तो कंडीशन अप्लाइड रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ऑटोक्लेव को फॉलो करेंगे। ये हमारा जिस रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी बॉडी को जो कि पूरी तरह से क्लोज्ड है। इट मींस इसके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, पहला जो होगा वो उसका बॉडी पार्ट होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो उसका कैप या तो लिड पार्ट होगा। तो इस बॉडी के अंदर हम एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को फिल करते हैं, और वाटर को फिल करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपको स्टेरिलाइज करना है उसे एक स्टैंड में रख करके उस चैम्बर को, उस लिड को क्लोज कर देते हैं, और उसके ऊपर एक व्हिसिल लगी हुई होती है इन केस ऑफ एक्सेस वेपर को रिमूव करने के लिए। अब यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कहा कि हम जब खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, कुकर में आपके एक कप, एक गिलास जो भी चावल आपको लगता होगा क्वांटिटी में उतना आप डालते हैं। क्या कभी आपने चावल डालने के बाद पूरे कुकर के टप तक यानी कि उसके लिड तक पानी भर दिया है? क्या कभी किसी ने ऐसा किया है कि पूरा पानी भर के प्रेशर कुकर चालू कर दिया? शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये किया हो। क्या आप ऐसा भी करते हैं कि चावल आपका इतने लेवल तक है और पानी आपने केवल हार्डली आधा कप डाला हुआ हो? आप ऐसा तो नहीं करते ना। आपकी क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स करता है कि आपने कितने क्वांटिटी ऑफ चावल को लगाया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में लगाते हैं कि थोड़ा सा डूबने के बाद ऊपर में इतनी जगह पानी और तैरता रहे। कारण इसका यही है कि अगर आप इसे बहुत ज्यादा फिल कर देंगे तो ऑब्वियसली वेपर बनेगा नहीं, और वेपर बनेगा नहीं तो उस प्रेशर कुकर का प्रेशर नाम किस काम का। और अगर आपने बहुत कम पानी रख दिया है तो आपको पता है जब खाना निकालते हैं तो वो खाना नीचे से जल चुका होता है। सो वहां पे जब पानी का अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो यही चीज तो यहां भी अप्लाई होती है। हम उस ऑब्जेक्ट को इस ट्रे में रख करके, एक स्टैंड में रख करके उसे गर्म करते हैं, और ये गर्म करने का टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेम्परेचर का रेंज है लगभग हर एक बुक में आसपास घूमता है
कई सारे बुक में अलग अलग थोड़े देखने को मिल सकते हैं, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो हमने जो बुक प्रिफर किया है अनंत नारायण पिलजार की, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोक्लेव में हम आपके हीट को 108 डिग्री सेंटीग्रेड से 147 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखते हैं, ताकि यहां पे आपके उस वाटर का हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के थ्रू इस मेटल से ट्रांसफर होता हुआ आपका हीट आपके अंदर रखे गए वाटर पे ट्रांसफर हो सके, वाटर इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके अपने टेंपरेचर पे, बॉइलिंग टेंपरेचर पे आ सके और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि ये वाटर का वेपर कन्वर्ट हो रहा है वेपर के फॉर्म में, और इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है जिसको हमको स्टरलाइज करना है, वो स्टीम को एस्केप होने की जगह नहीं मिलती एक पर्टिकुलर टेंपरेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर तक, तो वो स्टीम अंदर भरा हुआ होता है। और ये जो स्टीम है वो आगे जाकर के आपके अगर उस सैंपल में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सपोज दिस इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सैंपल फॉर व्हिच वी आर परफॉर्मिंग स्टरलाइजेशन प्रोसेस, तो इसमें ये आपका जो ऑब्जेक्ट है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के स्पोर भी। याद रखिएगा ऑटोक्लेव में ना केवल बैक्टीरिया बल्कि बैक्टीरिया के दो फॉर्म, वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म, दोनों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए ये सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है, बिकॉज स्पोर्स आर जनरली नॉट किल्ड अदर टाइप ऑफ ऑटोक्लेव, अदर टाइप ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन लाइक बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन पे स्पोर खत्म नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले पार्ट में, केवल ऑटोक्लेव 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले में स्पोर खत्म होता है विद स्टीम प्रेशर। तो यहां पे क्यों खत्म होता है, बैक्टीरिया को खत्म करने के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, वह है प्रोटीन का कोएगुलेशन। बैक्टीरिया जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, वो बना हुआ होता है मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन से। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं विद प्रेशर, स्टीम अप्लाई करते हैं, तो इनका जो प्रोटीन है वो आगे जाकर के कोएगुलेट हो जाता है, और ये कोएगुलेटेड मतलब जम जाना, और ये जो कोएगुलेटेड प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के द्वारा यूजफुल नहीं होता, यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो बैक्टीरिया प्लस बैक्टीरिया का जो स्पोर है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को बड़ी आसानी से समझते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि घर के कुछ बेसिक एग्जांपल को लेकर के देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको कभी भी जिंदगी में रटना ना पड़े। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा डेमो दिखाता हूं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी इसको देखना पड़ेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, उसमें यह अंतर होगा कि आप इसको करके देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में 2 एग्स रखे हुए हैं, इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। मुझे नहीं पता और आपको भी शायद दूर से जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों तो एक ही लग रहे हैं आपको, लेकिन इनमें एक अंतर है, एक कच्चा है और एक बॉइल्ड है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसको मिक्स कर दूं थोड़ी देर के लिए तो शायद मैं भी ये आइडेंटिफाई ना कर पाऊं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए खुद ही देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन उसके प्रिंसिपल को पहले सुन के जाइएगा। अगर हम कच्चे की बात करते हैं तो इसको अगर मैं ऊपर से नीचे छोड़ दूं तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा, इसका जो शेलक है बाहर का वो टूट जाएगा और अंदर के एल्बुमिन और यॉक पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो जाएंगे जमीन पे, जिस भी सरफेस पे आप गिराओगे। जबकि अगर ये बॉइल्ड है तो बॉइल्ड होने के क्या होता है, जब जब ये इस हीट को एक्सेप्ट करेगा वैसे वैसे ये इसका जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट होता जाएगा, और फाइनली एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के बाद ये पूरी तरह से कोएगुलेट हो जाएगा। और इसके जब शेलक को आप ब्रेक करोगे तो आपको अंदर का एल्बुमिन और यॉक लिक्विड के फॉर्म में नहीं मिलेगा बल्कि एक सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। सो कन्वर्जन ऑफ दिस एल्बुमिन प्रोटीन फ्रॉम लिक्विड फॉर्म इनटू अ सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, सॉरी प्रोटीन कोएगुलेशन। ये चीजें हमने आपको थ्योरी बताई, क्यों ना एक काम करते हैं कि इसको करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये होता कैसा होगा। ये वीडियो देखिए, वापस व्हाइट बोर्ड पे आइएगा।
आपने अभी देखा कितना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। ये चीज हमने हर बार करी हुई है और इसी का तो यही प्रिंसिपल है ऑटोक्लेव कैसे काम करता है। चलिए मूव करते हैं हम उसके स्ट्रक्चरल और वर्किंग पार्ट पे। किसी भी ऑटोक्लेव का अगर हम लेबोरेटरी ग्रेड की बात ना करके कॉलेज लेवल पे जो स्मॉल स्केल होता है उसके बारे में बात करें, सोफिस्टिकेटेड उसके के बारे में ना करें, वैक्यूम के बारे में ना करें, ट्रेडिशनल के बारे में बात करें, तो हमारा जो ऑटोक्लेव है वो काफी कुछ प्रेशर कुकर के जैसा मैच करता है। मैंने कहा ना कि आप अपने पास प्रेशर कुकर रखिएगा, तो कैसे क्या क्या सिमिलरिटीज है आपके ऑटोक्लेव का प्रेशर कुकर के साथ, इसको भी बहुत आसानी से समझना है ना। तो चलिए मूव करते हैं एक और वीडियो पे जिसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या सिमिलरिटीज है। वो वीडियो भी देखिए और वापस आइएगा। और मैंने जैसा कहा आपको कि आज के इस वीडियो में वीडियो के अंदर वीडियोस होंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को हम हमेशा क्लियर कर सकें और वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा ही। वापस आइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सिंपल सा नॉर्मल हर घर में पाया जाने वाला एक प्रेशर कुकर है। इस प्रेशर कुकर के कॉन्सेप्ट को या उसके वर्किंग को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोक्लेव की वर्किंग को समझने और समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रेशर कुकर से हम कैसे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हैं, तो अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो इस कुकर के फ्रैगमेंट्स को मैं ब्रेक करूंगा, उसके बाद आपको इंडिविजुअल पार्ट्स के फंक्शन के बारे में बात करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर प्रेशर कुकर, दिस इज बॉडी। इसी के अंदर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को रख करके कुक करना होता है। और जो दूसरा पार्ट देख रहे हैं आप, ये उसकी बॉडी का कैप है जिसमें काफी सारे छोटे छोटे पार्ट असेंबल्ड किए हुए हैं। तो जैसे ये एक मेन पार्ट है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका खाना बनाने में यूज होने वाला है। तो ये जो पूरा प्रेशर कुकर है वो नाम से समझ में आ रहा है कि इसका प्रिंसिपल प्रेशर पे काम करता होगा। सो इसके अंदर अगर हम लोग मान लीजिए कोई पोटैटोज वगैरह बॉईल करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखते हैं और एक सफिशिएंट मात्रा में पानी को इसके अंदर भरते हैं। इसके अलावा इसका कोई खास काम और नहीं है, बट इसी चीज में इसके तीन प्रिंसिपल छिपे हुए हैं। पहला, आपको जिसको बॉईल करना है उसको इसके अंदर रखना पड़ेगा। दूसरा, पानी की मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे पानी को इसके टॉप लेवल तक फिल कर देंगे तो ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो वाटर गर्मी को एक्सेप्ट करके वेपर में कन्वर्ट कैसे होगा। सो पूरा भर देंगे तो भी आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन बहुत ही कम रख देंगे जिसमें आपके पोटैटोज वगैरह राइस वगैरह डूबे ना, तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा। तो वहां भी प्रॉपर मात्रा में आपका वेपर नहीं बन पाएगा। जबकि सही तरीका क्या होता है, आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट डूब जाए, थोड़ा सा उसके ऊपर पानी रहे, तो आपकी जो भी प्रोसेस होगी कुकिंग की वो बिल्कुल सही जमेगी। अब दूसरे पार्ट पे मैं आ जाता हूं, उसके डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट पे। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके बेस का हैंडल है, इसी की मदद से आप इसको मूव करा सकते हैं। बाकी यहाँ पे हुक्स वगैरह लगे हुए हैं आगे जाकर के ये फिट हो सके। ये एक पेन पार्ट है। तो हमारा ऑटोक्लेव में भी बेस बॉडी होगी जो इसी तरह के स्टेनलेस स्टील या तो एल्यूमिनियम के 2 to 4 लेयर से बनी होगी ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। ये काफी हैवी होगा ताकि ये आपके प्रेशर को विथड्रॉ कर सके। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो है उसका कैप। इस कैप में कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बता दूं। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड बेसिल्स। इसका काम क्या है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, या आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपके कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए मैं बता दूं। जब कभी भी इस प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा बिल्ड होता है तो वो इसी बेसिल्स की मदद से बाहर आता है। देखिए ये बेसिल्स मैंने डिसेंबल किया हुआ है। अब ये अगर बेसिल इसके साथ लगा हुआ है तो इस बेसिल्स में एक प्रॉपर्टी है कि ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, ताकि जब कभी भी प्रेशर आपके कुकर के अंदर का ज्यादा हो तो ये इस तरह से उठे और प्रेशर को रिलीज करें। दूसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट है ये गैसकेट। इस गैसकेट का इंपॉर्टेंस आप जानना चाहेंगे तो आपको मैं डिस्कस करूं। ये जो गैसकेट है वो आपकी बॉडी और आपकी कैप के बीच में हो सकने वाले गैप को फिल करने का काम करता है, टाइटनेस प्रोड्यूस करता है, ताकि आपका जो वेपर है वो आपके इस प्रेशर कुकर से रिलीज ना हो सके। केवल रिलीज होगा तो वो बेसिल से होगा। बिल्कुल सेम चीज ये जो गैसकेट है रबर का, वो हमारे ऑटोक्लेव में भी पाया जाता है ताकि उसकी बॉडी का गैस बाहर ना निकले और अंदर वो प्रेशर मेंटेन किया जा सके जिस प्रेशर को आप यूज करना चाहते हैं आपके किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए। तो ये गैसकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने घर में कई बार देखा होगा कि जब कभी भी ये गैसकेट टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो इसके साइड से इसकी कॉर्नर से वेपर निकलने लगते हैं और इसके कारण से कभी भी प्रेशर अंदर का बिल्टअप नहीं होगा। पूरा जो प्रेशर है, जो पूरा वेपर है, वो इस कॉर्नर से निकल जाएंगे और अंदर की जो चीजें आप रखी हैं कुकिंग के लिए वो पूरा ड्राई होकर बर्न आउट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द गैसकेट। दूसरा, आप इस प्रेशर कुकर के नीचे वाले हिस्से पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा नोजल रखा हुआ है और इसको अगर आप अंदर से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हम देख पाएंगे। दिस पार्टिकल, इसमें एक रबर का छोटा सा वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है सेफ्टी वॉल्व। किसी
कारण से अगर अंदर का वेपर प्रेशर रिलीज ना हो पाए या तो आपका ये जो सीटी है जिसको हम लोग देखते हैं ये अप एंड डाउन की प्रॉपर्टी होती है, वो उसके नीचे कोई चीज इस तरह से ब्लॉक हो जाए, ये जो वेंट है ये ब्लॉक हो जाए तो प्रेशर रिलीज नहीं हो पाएगा, तो चांसेस बनते हैं ब्लास्टिंग के, और ये अगर ब्लास्ट हो जाए तो काफी सारा सीरियस एक्सीडेंट कॉज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इसलिए रखते हैं इस सेफ्टी वाल्व को, ताकि इमरजेंसी में ये पूरा का पूरा जो आपका गैस है वो यहाँ से ब्लास्ट होके ना निकले, यहाँ से ब्रेक करके निकले, बर्स्ट होके निकले, ताकि सेफ्टी आपकी बनी रहे। दूसरा, इसके आप हैंडल की ओर देख रहे होंगे तो ये एक लिड है जो यहाँ पे फिट होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वैसे ही ऑटोक्लेव के पास सबके लिड को टाइट करने के बटन्स होते हैं, हुक्स होते हैं, ताकि कहीं से भी गैस रिलीज ना हो सके। अब इसके काम करने के प्रिंसिपल को ऑटोक्लेव के साथ जोड़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम कच्चे पोटैटो रखते हैं तो वो बॉयल होने के बाद पक जाते हैं। इसके अंदर अगर हम नॉर्मल एग्स रखें और उनको बॉईल करें तो उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कोगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक होने पे लिक्विडिफाइड एल्बुमिन और उनका जो योग प्रोटीन है वो डिस्पर्स नहीं होगा, एक सॉलिड मास के रूप में रहेगा। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर स्टरलाइज करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करना चाहता हूं, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर फिट कर देना चाहिए। सफिशिएंट मात्रा में पानी डालने के बाद आपकी गैस्केट के साथ फिल करते हुए इसे मुझे बॉइलिंग पे डालना होगा। एक प्रॉपर प्रेशर जब इसके अंदर डेवलप होगा तो वो प्रेशर वेपर के फॉर्म में बाहर आने लगेंगे और अंदर का प्रेशर मेंटेन हो सकेगा। तो हमारे जो ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल है काम करने का, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब प्रेशर अंदर का हो सके फुल और वो प्रेशर कहीं से बाहर ना निकल पाए, तो ये प्रेशर पूरे अंदर में फिल हो जाएगा और प्रेशर पूरे ऑब्जेक्ट को रखे हुए, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रखे हुए जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उसको वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल है वो आपका हीट पे बेस्ड है, और हीट के अंदर भी अगर हम बाइफरगेट करें तो वो मॉइस्ट हीट के प्रिंसिपल पे काम करता है। सो ऑटोक्लेव और प्रेशर कुकर का जो प्रिंसिपल है वो काफी कुछ सेम है। So at the last, I would like to define the autoclave machine. Autoclave machine is one of the most important machine in microbiology, which is used to sterilize the given object, and that is based on मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, एंड ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की। तो ये आपका पहला टॉपिक था जिसमें मैंने आपके घर के प्रेशर कुकर के साथ रिसेंबल किया। काफी कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल मैच करेंगे आपके ऑटोक्लेव का, तो इनका जो फंक्शन होगा इसी रेस्पेक्ट में ऑटोक्लेव का फंक्शन आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जाते जाते रिवाइज करिए, दिस इज बॉडी, दिस इज हैंडल, दिस इज होल्डर एंड दिस इज कैप, this is vapor inlet, this is safety valve and this is bristles, this is handle, this is hook। तो ये यहाँ पे आपका गैस्केट, तो ये वो एकदम सेम टू सेम हो गया हमारे ऑटोक्लेव के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के लेक्चर को समझ में आए होंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल सा प्रेशर कुकर और ऑटोक्लेव की सिमिलरिटीज है। अगर आपके एग्जाम में नोट्स आता है कि राइट शॉर्ट नोट और डिटेल नोट ऑन पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ऑटोक्लेव या उसके बारे में प्रोसेस को समझाइए, तो ना कभी किसी को रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को बुक को चाटने की जरूरत पड़ेगी। केवल आप अपने प्रेशर कुकर को याद करिए, रिसेंबलिंग करिए और उसके फंक्शन को बताते जाइए। अगला देखिए उसकी पार्ट्स और उसके फंक्शन, एक रफ डायग्राम बनाया है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे लाइव वीडियो के साथ कि एक्चुअल में ऑटोक्लेव दिखता क्या है, उसके पार्ट्स कैसे दिखते हैं। ये रहा हमारा एक ऑटोक्लेव जो बिल्कुल प्रेशर कुकर के जैसा है। बेसिक पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नीचे से ऊपर चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको। सबसे पहला है इसके दो बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आप ऑटोक्लेव को रखोगे और मूव करके अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं। दूसरा, ऑटोक्लेव की जो बॉडी है वो है मेन बॉडी, जो आप देख सकते हैं, इसको हम जैकेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग बॉडी भी बोलते हैं। दिस इज जैकेट। इस बॉडी की खास बात ये होती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल का बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम प्लस आयरन की जो एक कोटिंग होती है, लेयर पे लेयर, मल्टीपल लेयर का बना हुआ होता है। मल्टीपल लेयर बनने का फायदा ये होता है कि इसमें अगर गलती से ब्लास्टिंग होने के चांसेस बन रहे हो तो भी वो उस टेंपरेचर को और उससे ज्यादा जरूरी प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। टेंपरेचर को तो विथस्टैंड करना आसान है, प्रेशर को झेलना या प्रेशर को सह पाना बहुत मुश्किल है, और इसी कारण से कई बार आपने देखा है कि प्रेशर कुकर फट जाते हैं प्रेशर की वजह से। प्रेशर इज मोर पावरफुल, और यही कारण तो है कि हमारे हॉट एयर ओवन से ज्यादा पावरफुल है आपका ऑटोक्लेव। तो यहां पे ये जो जैकेट है वो मल्टीपल लेयर का बना हुआ होता है। इस जैकेट के ऊपर जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस तरीके के डोम शेप में, ये हमारा एक लिड है, या तो इसको हम लोग कवर बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैम्बर है जो 3 डायमेंशन में बनना होगा
होगा, इसलिए ये 3 डायमेंशनल बनाना पॉसिबल नहीं है। जो डॉट्स देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिड के कवर को। अब ये पहला पार्ट हमने समझ लिया, बॉडी समझ लिया। अब देखिए इसके अंदर हमको वाटर फिल करना है। वाटर फिल करने का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से प्रोसेस पूरा बिगड़ सकता है। ये आप खुद घर में करके देख चुके हैं, अगर नहीं करा है तो देखिएगा जरूर। इसको समझाया मैंने, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वाटर से ज्यादा जरूरी है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ वाटर शुड बी देयर। कैसे ऑप्टिमम लेवल पर? 3 लेवल हो सकते हैं। ये हमारा मिनी ऑटोक्लेव मिमिक करने के लिए इस पर अगर आप 3 कंडीशन लगाते हो, कंडीशन नंबर 1 लो वाटर पे लगाते हो तो वाटर के अंदर वेपर बनने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा हीट होगा तो वापर गायब हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में वाटर वो सूख जाएगा और ऑब्जेक्ट टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है टेम्परेचर के कारण से, तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर आपने हाई लेवल पे रखा तो ऑब्वियसली पानी जो है एक्सेसली इस वेंट के थ्रू निकल जाएगा, क्योंकि वेपर बनने के लिए जगह छोड़ी नहीं है आपने। वो कहां से वेपर बनाएगा? और वेपर नहीं तो प्रेशर नहीं, और प्रेशर नहीं तो ऑटोक्लेव नहीं, ऑटोक्लेव नहीं तो स्टरलाइजेशन नहीं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो ना हमको बहुत ज्यादा हाई रखना है, ना हमको बहुत ज्यादा लो रखना है। हमको ऑप्टिमम लगभग 3 हिस्से में से 1 हिस्सा पानी रखना है और उसके ऊपर आपके ट्रे को रख करके ऑब्जेक्ट को रखना है ताकि उसका स्टरलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो वेपर निकलेगा वो ऊपर जाकर के वापस नीचे आते जाएंगे। इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर से वेपर, नीचे से वेपर, साइड से वेपर, हर एक एंगल, ईच एंड एवरी एंगल से वेपर प्रेशर पड़ेगा। तो वहां पे पूरे चांसेस हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई मैक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये हमारा बेसिक पार्ट हुआ। आगे बात करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये मैक्रोऑर्गेनिज्म है। मतलब इसको क्या ऑब्जेक्ट है, किसको आपको स्टरलाइज करना है। अगर उस ऑब्जेक्ट में मैक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कंडीशन अप्लाइड, तो वो जाकर के किल हो जाएगा। अगर ऑलरेडी स्टरलाइज है तो उसमें तो कोई है ही नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। यहां पे एक चीज ये देखिएगा, ऑब्जेक्ट कौन से आप रख सकते हो। ऑब्जेक्ट को रखने के लिए ऐसे प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट में कि वो हीट को विथस्टैंड कर सके, एज वेल एज मॉइस्चर को भी विथस्टैंड कर सके, तभी उसको हम फॉलो करेंगे। और उसके एग्जांपल है आपके लिनेन, ग्लासवेयर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर टाइप ऑफ लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए एक बार हम इसको देख भी लेते हैं। कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो मेरे पास रखे हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस और ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एम फार्मा, मैं उनको से आपको बस दिखा दूं जस्ट एग्जांपल ओनली। हमारे पास कई तरह के सीजर्स होते हैं। एक नॉर्मल सीजर होता है और एक वन साइडेड ब्लंट सीजर होता है जिसमें एक तरफ धार नहीं होता। तो इस तरह के कोई भी टाइप के सीजर क्यों ना हो, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। सीजर यूज होगा आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स यूज होंगे। फोर्सेप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए बहुत आगे बहुत पॉइंटेड है। आई डू नॉट नो एग्जैक्ट नेम, टेक्निकल नेम, टेक्नोलॉजी फॉर सच काइंड ऑफ सीजर और सच काइंड ऑफ फोर्सेप्स, सच काइंड ऑफ स्पैकुलास, आई डोंट नो। सो दीज आर द बेसिक इंस्ट्रूमेंट या ऐसे मेटल वेयर हैं जिनको हम लोग आपके हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव दोनों से स्टरलाइज कर सकते हैं। प्रिफरेबली हम प्रेफर करते हैं आपके ऑटोक्लेव को इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का। ये सर्जिकल ब्लेड्स हैं जो ऑलरेडी स्टरलाइज होते हैं, जिनको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे स्टरलाइज होते हैं और कैसे ये यूज टू हो सकते हैं सेफ मैनर में। ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में। अगला प्रोसेस देखिएगा, यहां पे एक छोटा सा ब्लैक कलर और ब्लैक कलर के बीच में एक ब्लू कलर लगा हुआ है। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके उस टॉप ऑफ द लिड के नीचे वाले हिस्से को, जबकि ये ग्रीन ब्लू कलर मैंने दिखाया हुआ है वो हमारा सेफ्टी वॉल, वो हमारा रबर का गैस्केट होता है। रबर का गैस्केट होता है क्यों? क्योंकि वो सीलिंग करने के लिए, कुकर में देखा ना आपने रबर का फंक्शन का, तो वो सील करने के लिए ताकि बॉडी और कैप के बीच में कोई भी स्पेस ना रहे और उस स्पेस से कोई भी वेपर रिलीज ना हो सके। ये सील हो जाएगा तो वेपर हमेशा अंदर ही अंदर रहेगा, इसके कारण से वेपर का प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब इसके प्रोसेस के बारे में, स्टीम हमने देख लिया जो रिलीज हो रहा है। सेफ्टी वाल्व, ये देखिए ये सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व क्या होता है? एक छोटा सा रबर का पार्ट होता है जो इसलिए बनाया जाता है कि अगर गलती से इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और विसिल काम नहीं कर पाया, रिलीजिंग वाल्व अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो ये अपने आप में छोटा सा होल करके इसके अंदर के प्रेशर को, वेपर को बाहर निकाल दे ताकि ब्लास्ट ना हो सके। अगला जो पार्ट है वो हमारा प्रेशर गॉज या प्रेशर मीटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर को तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। जो मॉडल मैंने बनाया है, जो मॉडल हमारे कॉलेज में है, उस पे टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर सकते, केवल इसमें प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सो यहां पे प्रेशर को देखने के लिए प्रेशर गॉज है, प्रेशर यूनिट है, जिसका एग्जांपल मैंने बताया कि आपको जब गाड़ी में हवा भराते हो तो वहां पे दिखता है। ये हमारा एलबी पर इंच स्क्वायर, ये आपके इसके यूनिट होते हैं प्रेशर को देखने के लिए। दूसरा है आपका ये सेफ्टी वाल्व के साथ साथ लगा हुआ है विसिल, इसको हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग वाल्व। तो जब कभी भी अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये प्रेशर रिलीज करने के लिए ये विसिल ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होने की वजह से वेपर बाहर निकलेंगे और वेपर जैसे ही बाहर निकलेगा वापस से ये सीटी अपनी जगह पे पोजीशन पे आ जाएगी। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वह है स्क्रू, जो छोटे छोटे आप रेड कलर में देख रहे हैं वो स्क्रू है, ताकि लिड को बॉडी के साथ अच्छे से टाइट करके क्लोज किया जा सके। सो लगभग बेसिक पार्ट हो गया हमारे जैकेट, ऑब्जेक्ट, रबर, रिलीजिंग, सब कुछ हो गया। प्रोसेस देखिए,
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जब इस पर हम हीट अप्लाई करेंगे वाया हीटर, ये रहा हमारा हीटिंग डिवाइस, तो ये हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होगा वाटर में ट्रांसफर होने के बाद वाटर को एनर्जी मिलेगी, वाटर अपने पर्टिकुलर टेंपरेचर पे पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा और ये वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में। क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज्ड है इसलिए कहीं भी बाहर निकालने की जगह है नहीं, प्रेशर बिल्टअप होते जाएगा, तो ये जो वेपर है वो घूम घूम के हर तरफ से इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगे और ऑब्जेक्ट में जो मैक्रोजम प्रेजेंट है उस पे पड़ के उसको स्टरलाइज करेंगे। ये हमारे बेसिक फंक्शन और पार्ट्स हो गए ऑटोक्लेव के। अब हम बात करते हैं उसके होल्डिंग टाइम की। What is the meaning of holding time? होल्डिंग टाइम कहने का मतलब होता है वह टाइम, या यूं कहना चाहिए वह मिनिमम टाइम जिस प्रेशर के साथ हमने चाहा है कि रखा जाए उसको उस समय तक रखा जाए, ये कॉल्ड होल्डिंग टाइम। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे हाथ में ये देखिए ये कुछ बेसिक पार्ट रखे हुए हैं, अगर मैं इसको पिंच करके रखता हूं और जब तक पिंच करके रखे रहूंगा तब तक मुझे दर्द होगा, सो मैंने छोड़ दिया, तो जिस टाइम तक मैंने इसको दबा के रखा था वो होल्डिंग टाइम कहलाता है। सो जिस प्रेशर पे चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्ट को रखा जाए, सपोज मान लेते हैं कि आपका जो प्रेशर है वो 10 LB स्क्वायर इंच के आसपास होना चाहिए फॉर कितने मिनट, 30 मिनट, तो 30 मिनट तक उसको उसी प्रेशर पे मेंटेन करके रखना, यही कहलाता है आपका होल्डिंग टाइम। देखिए चार अलग अलग कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू अनंत नारायण पेलजार। इस कंडीशन को हमको याद रखना होता है, कुछ बुक्स में अलग देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 115 यानी कि 115 से लेकर के 116 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर मेंटेन करना चाहते हैं या करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑटोक्लेव में जिसपे टेंपरेचर का भी फंक्शन आपको होगा, तो उस पे आपको प्रेशर कितना रखना होगा, उस पे आपको प्रेशर रखना होगा 10 LB स्क्वायर इंच। कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए। वैसा ही अगर आप टेंपरेचर रखते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 123 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो आपको 15 LB स्क्वायर इंच का प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, टाइम होगा आपका 15 मिनट। थर्ड ऑप्शन है 126 से लेकर के 129 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो आपका प्रेशर होना चाहिए 20 LB स्क्वायर इंच। उसके बाद आपका जो होल्डिंग टाइम है वो आपका 10 मिनट होना चाहिए। एंड फाइनल कंडीशन 134 से लेकर के 138 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो 32 LB स्क्वायर इंच का प्रेशर आपको रखना पड़ेगा, द टाइम विल बी 3 मिनट्स। ये कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है ऑटोक्लेव का। अब एक और चीज जिसको मैंने व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं दी है, उसके पीछे भी कारण है कि हम इसको कैसे वैलिडेट करेंगे, यानी कि कैसे चेक करेंगे कि आपके दिए गए ऑब्जेक्ट में से जो मैक्रोजम है वो रिमूव हो गया है एंड इट इज कंप्लीटली स्टेरिलाइज्ड। सिंपल सा जो फंडा हमने बताया था आपको ऑटोक्लेव के से पहले हॉट एयर ओवन में, वही चीजें आप यहां भी फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में टेंपरेचर को, आज के नए एडवांस मॉडल में टेंपरेचर को सेंस करने के लिए डिवाइस रहते हैं। केमिकल में आप देख सकते हैं कि बैसिलस सबटिलिस डूबे हुए स्ट्रिप्स को, अगर बायोलॉजिकल में हम बैसिलस सबटिलिस को डूबे हुए स्ट्रिप को एनवेलप में रखते हैं और एक ऐसे जैकेट में पैक करते हैं जो वाटर खराब ना हो, और उसके बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं टायरॉइड सॉल्यूशन में ताकि देख सकें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपका बायोकेमिकल कहलाएगा। और केमिकल में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि आपके ब्राउन ट्यूब जिसको हम लोग ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते देखते हैं, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के बाद 60 मिनट पे जो टेंपरेचर बढ़ जाता है उसको हम लोग देखते हैं कि टेंपरेचर अगर इंक्रीज होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो वहां पे वो जो कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। एक बार रिपीट करिएगा आप हॉट एयर ओवन को तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा आपके ऑटोक्लेव के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी। वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, व्हाइट बोर्ड भले ही खत्म हुआ है। अब मैं एक और वीडियो ऐड करने वाला हूं जिसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो कॉलेज लेवल पे हमारे ऑटोक्लेव है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, दिखते कैसे हैं, जो आपने थ्योरी में प्रेशर कुकर के साथ देखा उसको एक बार रियल में देखिएगा। उसको देखने के बाद ही वीडियो कंप्लीट करें, तभी वो कंप्लीशन कहलाएगा। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड और लास्ट वीडियो में जहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा। मैं तो जा रहा हूं, वीडियो बचा हुआ है। थैंक यू। एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ टुडेस व्हाइट बोर्ड लेक्चर, तो आप इस वीडियो के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पूरा समय मिल जाएगा। सो अरदास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऑटोक्लेव बचा हुआ है। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव। ये जो आप देख रहे हैं ये पावर केबल है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है ताकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो सके। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटोक्लेव का चैम्बर है और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटोक्लेव का हैंडल है जो कि टॉप पे लगा हुआ है और इस हैंडल के थ्रू हम ऑटोक्लेव को मूव कर सकते हैं जहाँ भी हमको रिक्वायर्ड है। और इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये ऑटोक्लेव का लीड है ऑटोक्लेव के चैम्बर को कवर करने के लिए। और ये जो लीड है मीन्स जो कवर है ऑटोक्लेव के चैम्बर का, उसमें रबर गैस्केट प्रोवाइडेड होता है जिससे एयर टाइट सीलिंग होती है बिटवीन द ऑटोक्लेव चैम्बर एंड द लीड, जिससे स्टीम का लीकेज जो है नहीं होता है
फ्रॉम द ऑटोक्लेव। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ऑटोक्लेव। नेक्स्ट पार्ट है ऑटोक्लेव का, वो है प्रेशर गॉज। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रेशर गॉज है, जो कि ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टीम प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को इंडिकेट करता है। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दी रहती है, 0, 5, 10, 15 डिफरेंट वैल्यूज़ दी रहती है। और जैसे जैसे ऑटोक्लेव के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है स्टीम का, वैसे वैसे इस जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये स्टीम वेंट कहलाता है। ये जो हम हाउस होल्ड जो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं उसमें जो विसल होता है उसी की तरह होता है। जब ऑटोक्लेव के अंदर का जो प्रेशर बियॉन्ड द लिमिट इंक्रीज होता है तो ये विसल होता है ताकि ऑटोक्लेव के अंदर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये सेफ्टी वॉल्व कहलाता है। जैसा कि नाम है सेफ्टी वॉल्व, ये सेफ्टी के लिए होता है। मीन्स अगर ऑटोक्लेव के अंदर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ऑटोक्लेव बर्स्ट हो सकता है, तो ये सेफ्टी वॉल्व ऑटोक्लेव की बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट कहलाता है स्टीम रिलीजिंग वॉल्व, जिसमें नॉब लगा होता है जिसको हम रोटेट करते हैं ताकि ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टीम है वो बाहर आ सके आउटसाइड द चैम्बर। और इसको हम यूज़ करते हैं बिफोर स्टरलाइजेशन ताकि ऑटोक्लेव के अंदर जो एयर है वो बाहर आ सके और ऑटोक्लेव कम्प्लीटली फिल हो जाए स्टीम से। ये जो आप देख रहे हैं ये नट्स हैं, और ये जो नट्स हैं वो टाइटली होल्ड करके रखते हैं लीड को ऑटोक्लेव के चैम्बर से ताकि कोई लीकेज ना हो स्टीम का फ्रॉम द ऑटोक्लेव। उसके बाद हम हैंडल की मदद से ऑटोक्लेव की लीड को रिमूव करते हैं और ऑटोक्लेव के अंदर के पार्ट्स को देखते हैं। ऑटोक्लेव के अंदर आप ये देख रहे हैं ये ट्रे है, और इसी ट्रे में हम जिस मटेरियल को स्टरलाइज करना है उसको रखा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑटोक्लेव में यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहे हैं। एक आप देख रहे हैं ये हीटिंग एलिमेंट है। ये जो हीटिंग कॉइल है ये हीट होता है और इसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये ट्राइपॉड स्टैंड है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्राइपॉड स्टैंड है, और इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम ट्रे को रखते हैं जिसमें मटेरियल रखा हुआ होता है जिसको स्टरलाइज करना होता है। और वाटर का लेवल इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो कॉइल है वो कम्प्लीटली डिप रहे और जो ट्रे है वो फ्लोट ना हो। उसके बाद हम जो लीड है उसको प्रॉपर पोजीशन में लगाने के बाद सभी नट्स को उसके पोजीशन में लाते हैं और उसके बाद उसको टाइट किया जाता है। ध्यान रखिए ऑटोक्लेव के चैम्बर को क्लोज करने के लिए हम सभी नट्स को प्रॉपर पोजीशन मीन्स प्रॉपर अपराइट पोजीशन में लाने के बाद सभी नट्स को फिर क्लॉकवाइज रोटेट करके हम उसको टाइट करते हैं। सभी नट्स को एक एक करके क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए उसको टाइटली लगाया जाता है ताकि ऑटोक्लेव का जो लीड है और ऑटोक्लेव का जो चैम्बर है वो टाइटली फिट हो जाए, ताकि ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टीम जनरेट होगा वो स्टीम ऑटोक्लेव से लीक ना हो। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव के अंदर वाटर को फिल किया जाता है प्रॉपर लेवल में ताकि जो हीटिंग कॉइल है वो कम्प्लीटली डीप हो जाए वाटर के अंदर। उसके बाद जो ट्रे है उस ट्रे में जो हमारे मटेरियल जिसको हमको स्टरलाइज करना है उसको रखा जाता है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, और उसके बाद लीड को प्रॉपर तरीके से उसको टाइटली लगा दिया जाता है और पावर केबल लगाने के बाद स्विच को ऑन कर दिया जाता है फॉर द स्टरलाइजेशन। जैसे जैसे हीटिंग कॉइल गर्म होते जाता है वाटर जो है बॉयल होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है, और इसी हाई प्रेशर स्टीम जो है हमारे रखे हुए मटेरियल को स्टरलाइज करता है। तो ये हो गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑटोक्लेव एंड इट्स फंक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सॉल्यूशन। थैंक यू।